चलो स्टूडेंट्स, अब क्लास 12th में टाइप्स ऑफ रिलेशन से ही शुरू होता है। क्लास 11 में रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, और यहीं से बच्चों की दिक्कत शुरू हो जाती है। पहला रिलेशन है हमारा वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। मैंने एक सेट आपको दे दिया 1 2 3। अगर मैंने किसी सवाल में एक सेट दिया तो दूसरा सेट भी यही होगा, ये याद रखो एकदम, बहुत बार बताना पड़ता है बच्चों के बार। तो दूसरा सेट भी यही है 1 2 3, और मैंने अगर A क्रॉस A ले लिया तो वो आ जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। अब मैंने तुम्हें एक रिलेशन दिया, क्या रिलेशन दिया वो देखो, x, y, और रिलेशन क्या दे दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a। x और y कहाँ से आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं। x मतलब पहला वाला एलिमेंट, y मतलब दूसरा वाला एलिमेंट। अब तुम्हें इसमें से वो वाले आंसर छाट के लिखने हैं जिसमें x प्लस वाई का सम कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो 1 + 1 तो 2 होगा, तो ये नहीं हो सकता। अब ढूंढो सोच के, कोई आएगा? क्यों भाई ऑनलाइन वालों, कोई नहीं आएगा इसके आंसर। आयशा तुम्हें आवाज़ अब सही आ रही है? ठीक। तो अब इसके अंदर कोई, तो ये एम्प्टी रिलेशन हो गया, वॉइड रिलेशन हो गया। अब सिंपल सा मतलब ये था वॉइड रिलेशन का। क्लियर हो गई इतनी बात? इसके बाद आता है, यहीं पे सेकंड भी बता दे रहा हूँ मैं तुमको इसी के साथ, दूसरा आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इसका जस्ट उल्टा, जैसे एम्प्टी रिलेशन में इसमें से कुछ भी नहीं आया, यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होगा कि जब आप उसके आंसर लिखोगे तो उसमें ये सारे आ जाएं, उसमें ये सारे आ जाए। अब देखो मैं एक रिलेशन बताता हूँ तुमको। जैसे मैंने रिलेशन दिया x, y में क्या रिलेशन है कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ जाए। वेयर x और y कहाँ से आ रहे हैं, सेट A से आ रहे हैं। मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू, और दोनों को साथ में भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब केवल ये है कि x और y जो होंगे वो यही हो सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। अब मेरे को बताओ, x प्लस वाई को सम करें अगर x और y को, तो हमारे आंसर क्या क्या आएंगे? क्या ये आंसर में आएगा भाई 1 + 1 2 आया, 2 इज ग्रेटर देन 0, 1 + 2 3 आया, 3 इज ग्रेटर देन। तो तुम किसी को भी सम करोगे सब ग्रेटर देन 0 आएंगे कि नहीं आएंगे? तो फिर जब तुम इसका आंसर लिखोगे तो उसके अंदर ये सारे एलिमेंट लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बोलो बच्चों ऑनलाइन वालों। तो दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन when the relation contain all the terms of A क्रॉस A और A क्रॉस B। कोई डाउट? लिख लो, अब नोट कर लो पूरा। हाँ, इसका मतलब ही ये होता है, फाइल लिख सकते हैं कि वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, तुम बता पाओ। इनके ऊपर सवाल बहुत मुश्किल है, 1% चांस है कि इसका सवाल आ जाए। सवाल आगे दूसरे टाइप के रिलेशन उस पर आएगा। अभी आगे एक रिलेशन है हमारे पास, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये नंबर 3 है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, एक जैसा। एक जैसे का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट नहीं दिया है तो दूसरा भी यही हो गया, और फिर आप A क्रॉस A निकालना जानते हैं, भी कई सारे सवालों में आपने निकाला भी है। अब मैंने एक रिलेशन ये दे दिया कि x, y वेयर x इज इक्वल टू y एंड x, y बिलोंग्स टू A। तो इसके आंसर आप क्या लिखोगे बताइए? x और y बराबर होना चाहिए, तो तुमने A क्रॉस A में क्या लिखा होगा, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3। x और y बराबर यानी दोनों एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो तुम आंसर में क्या लिखोगे? क्या इसके अलावा और कुछ आएगा? नहीं आएगा ना। तो ये कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन।
जबकि जब दोनों एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब हम उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन अभी जब तुम यूनिवर्सल रिलेशन लिखते तो उसके अंदर तो वो सारे पहुंचते, तो उसमें 1 1 2 2 3 3 भी पहुंचता और उसके अलावा भी बहुत सारे पहुंचते। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन में केवल यही होंगे जो बराबर होंगे, उसके अलावा कोई भी टर्म नहीं होगा। समझ गया मेरी बात? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लो आइडेंटिटी रिलेशन को। जैसे आपने यहाँ लिख दिया कॉस्ट, तो वॉइड हो गया, यूनिवर्सल हो गया, आइडेंटिटी हो गया। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और इसके ऊपर ढेरों सवाल आते हैं। अब जो 3 रिलेशन आगे पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसी के ऊपर सवाल ही आता है। चलिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इसकी सबसे छोटी डेफिनेशन ये है, इफ A, A फॉलो द रिलेशन। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम हो और रिलेशन को फॉलो कर रहे हो, तो हम बोलते हैं देन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये तो मैंने एक डेफिनीशन बता दी, मतलब क्या सीखते हैं? फिर वही लेते हैं, एक सेट लिया मैंने 1 2 3, एक सेट लिया मैंने, दूसरा नहीं लिया, वही है 1 2 3, और तुमने A क्रॉस A में एलिमेंट लिख लिए। मैं जल्दी से लिख देता हूँ 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। सही है ना इतना? अब मैंने तुमको रिलेशन दे दिया x, y, जहाँ पर x और y में रिलेशन क्या है कि x + y ग्रेटर देन 0। सारे आएंगे इसमें, अभी हम लोग ने यूनिवर्सल में किया ही था। अब जब तुम इसका आंसर लिखोगे तो तुम सारे एलिमेंट लिख दोगे। क्यों भाई ऑनलाइन वालों? सारे लिख दोगे। चलो मैंने सारे लिख दिए, सारे हैं, ठीक है। और लास्ट में 3 3, ये सारे लिख दिए मैंने। समझ गए ना? शॉर्ट में लिखा है मैंने थोड़ा। अब देखो, क्या इसमें ये जो मैंने आंसर लिखे हैं, क्या इसमें A, A रिलेशन को फॉलो कर रहा है? A, A का मतलब जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हो, क्या वो रिलेशन के आंसर में तुमने लिखा है? तो रिलेशन का आंसर ये है। अब इसमें तुमने 1 1 भी लिखा है, 2 2 भी लिखा है और 3 3 भी लिखा है। तो अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हारे आंसर में 1 1 2 2 3 3 आने लगे, दोनों सेम आने लगे, तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आइडेंटिटी रिलेशन बताया था, तो तुम कहोगे सर तो ये तो आइडेंटिटी में भी होता है। तो मैंने उस समय बताया था कि आइडेंटिटी में केवल 1 1 2 2 3 3 होगा, अदर कुछ नहीं होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 तो होगा, उसके अदर भी हो सकता है। जैसे ये बताया, तो जैसे इस रिलेशन में 1 2 भी है, 1 3 भी है, लेकिन आइडेंटिटी वाले में तो केवल 1 1 2 2 3 3 था ना। समझ गए? मतलब रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी वाले तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आइडेंटिटी में सिर्फ 1 1 2 2 3 3, मतलब दोनों सेम वाले होंगे। तो आइडेंटिटी रिलेशन तो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि उसमें 1 1 2 2 3 3 है। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा आइडेंटिटी नहीं होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ गई बात इतनी? नोट कर लो इसको। इसमें लिखेंगे हम आगे, हेयर A, A फॉलोज द रिलेशन। A, A फॉलो द रिलेशन मतलब कि इसके आंसर के अंदर जो दोनों सेम एलिमेंट है वो लिखे हैं आपने, 1 1 2 2 3 3 लिखे हुए हैं। सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक बात और बहुत ध्यान रखनी है, अगर मान लो मैं इसमें तुमसे कह देता हूं कि x + y, चलो पहले इतना नोट करो, इतना नोट करो। अब एक रिफ्लेक्सिव में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मान लेते हैं मैं सवाल को थोड़ा चेंज करता हूं और मैं यहां लिख देता हूं x + y ग्रेटर देन 2, तो क्या अब इसमें 1 1 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का सम 2 से बड़ा होना चाहिए और यहां पर सम कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, यानी अब ये नहीं आएगा। क्लियर बात? बाकी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तुम चेक कर लेना, लेकिन 2 2 तो आएगा, क्योंकि 2 + 2 4 होता है और 3 3 तो आएगा, 3 + 3 6 होता है। लेकिन अब 1 1 गायब हो गया ना,
तो अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऑल ए कॉमा ए, ऑल ए कॉमा ए मतलब समझे, यानी उसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, एक भी गायब है तो अब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऑनलाइन वालों समझ में आया? एक भी अगर गायब है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। चलो आगे आते हैं इसका। चलो एक तो मैंने एग्जाम्पल ये दे ही दिया था तुम्हें, x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। एक दो सवाल करते हैं जरा इसके ऊपर हम लोग। अब देखो किसी सवाल का आंसर दिया हुआ है और जो सेट है वो ये है 1 2 3, ये है 1 2 3, ठीक। अब किसी सवाल का कुछ रिलेशन लिख के आंसर दिया है और आंसर ये दिया है 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3। आप बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? ऑनलाइन वालों बताओ। ये R1 है। एक और रिलेशन देता हूं आपको, 1 1 1 2 1 3 3 3। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं? नहीं है। क्लियर हो गया? ऐसे सवाल भी आते हैं 2 2 नंबर में कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, या 4 ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है, ऐसे सवाल भी मिलेंगे तुम्हें। चलो ये तो सीख गया नहीं। नेक्स्ट है नंबर 5, सिमेट्रिक रिलेशन। सुन लो पहले फिर हेडिंग डालना, बड़ा आसान है सिमेट्रिक रिलेशन। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन को फॉलो करता है और उसका उल्टा भी चेक करेंगे कि रिलेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। इसका मतलब ये, बहुत सिंपल बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सिंपल बताता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा वही 1 2 3 है मेरे पास सेट, सेट ए, और रिलेशन में जो मेरे आंसर आए, कोई रिलेशन रहा होगा उससे जो आंसर आए वो ये आए 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1, ये आए। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ए बी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो क्या उसका उल्टा भी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ये चेक करना है। अगर फॉलो कर रहा है, अगर फॉलो कर रहा है, इफ बी कॉमा ए ऑल्सो फॉलो द रिलेशन, तो हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। एक एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा है, देखो 1 1 रिलेशन को फॉलो कर रहा होगा, तभी तुमने आंसर में लिखा है। 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1, तो 1 1 तो है ही है इसमें, मतलब ऐसा नहीं कि दूसरा 1 1 होना चाहिए, वही चलेगा। 1 2, 1 2 का उल्टा क्या होता है? तो 2 1 है इसमें, तो इसका सिमेट्रिक है, इसका सिमेट्रिक है। लेकिन अगर मान लो ये नहीं होता, तो 1 1 का रिवर्स तो इसके अंदर है और 1 3 का रिवर्स भी अंदर है, इसके अंदर है, लेकिन 1 2 का रिवर्स इसके अंदर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होता। मतलब रिवर्स हो तो सबके हो, किसी भी एक का अगर नहीं है तो काम नहीं चलेगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ में आया? एक एग्जाम्पल, एक सवाल के थ्रू करते हैं, तब ज़्यादा मज़ा आएगा तुम लोगों को। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, नोट कर लो इसको जल्दी से पहले। चलो देखते हैं। चलो बच्चों, एक ये मैंने क्वेश्चन लिया है कि एक सेट है 1 2 3 और रिलेशन क्या है एक्स वाई में कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। तो आप ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट जानते हो, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब उसमें से वो वाले छाट के लिखने हैं जिसमें x प्लस वाई का सम ग्रेटर देन 3 हो। तो ये मैंने लिखे हैं छाट करके, आप चेक कर लेना कोई छूट तो नहीं गया है। चलो अब इसमें मुझे बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये 1 2 3 है ना, तो 1 1 2 2 3 3 तीनों होने चाहिए इसमें, तो 1 1 इसमें गायब है, 2 2 3 3 ज़रूर है, तो ये रिफ्लेक्सिव
नहीं है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, यही पूछ लिया जाता है केवल। सिमेट्रिक है या नहीं चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन फॉलो कर रहा है तो उसका उल्टा भी रिवर्स भी फॉलो करना चाहिए। देखते हैं 1-3 रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो 1-3 का उल्टा क्या होता है 3-1। तो क्या 3-1 इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है? हाँ कर रहा है, ये रहा, समझ गए। अब 2-2 का रिवर्स, तो 2-2 का रिवर्स तो 2-2 ही हुआ, वो तो है ही ऑलरेडी, तो फॉलो हो रहा है रिलेशन। 2-3 का उल्टा क्या हुआ? 3-2 भी फॉलो हो रहा है रिलेशन, और 3-3 का उल्टा 3-3 वो भी फॉलो हो रहा है रिलेशन। इसका मतलब जो भी इसके अंदर मौजूद है उसका रिवर्स भी इसके अंदर मौजूद है, समझ गए। तो रिलेशन क्या हो गया ये? सिमेट्रिक। ऑनलाइन वालों समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से जो भी इसमें नोट करने लायक लग रहा हो तो। सिमेट्रिक, देखो ये एग्जाम्पल भी खूब पूछा जाता है और हर किताब में मौजूद है, और उसमें बस वो एक ही सेट लिखते हैं। तो जब एक ही सेट लिखा होगा तो दूसरा भी वही होता है। तो एक सेट में 3 लाइनें हैं, नंबर नहीं है 1 2 3, लाइन है ये 1 2 3, ये लाइनें हैं L1 L2 L3, ऐसे लाइनें हैं ये, ठीक। दूसरे में भी ये हो गया। अगर तुम एक क्रॉस ये निकालोगे तो क्या होगा? L1 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 L2 L1 L3 L2 L3, ऐसे करके सब निकाल लेना। लास्ट क्या आएगा? L3 L3, ठीक। रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब तुम आंसर लिखोगे इसमें। अच्छा, उसने एक बात ये बता दी है, एक बात ये बता दी है कि इसमें जितनी भी लाइनें हैं L1 L2 L3 ये सब आपस में परपेंडिकुलर है। ये तुम्हारे सवाल में गिवन है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि अगर L1 ऐसे है तो L2 ऐसे है और L3 ऐसे। ये समझ गए बात? ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीनों लाइनें जो है आपस में परपेंडिकुलर है। तो तुम्हें ऐसे ही रिलेशन छाट के लिखने की, लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब बताओ इस रिलेशन में क्या L1 L1 लिखा जाएगा? क्या कोई लाइन अपने ही परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती भाई। अगर तुम देखो 2 L1 है ना, एक L1 ये एक L1 ये, तो अगर एक L1 ये है तो दूसरी L1 ऐसे ही तो होगी, वो परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती अपने। तो तुम जब आंसर लिखोगे तो उसमें L1 L1 तो नहीं आएगा। L1 L2 देखो यहाँ लिखा है L1 L2 परपेंडिकुलर है, और तुम्हें वही अपने आंसर में लिखना है जो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो क्या L1 L2 इसके आंसर में आएगा? ऑनलाइन वालों L1 L2 आएगा। क्या L1 L3 आएगा? चेक करो। L1 L3 तो पैरेलल हो गया, वो तो पैरेलल हो गया, समझ गया ना, तो नहीं आएगा। चलिए L1 L2 हो गया। अब ले लेंगे ये हो गया L2 L3, L2 L3 परपेंडिकुलर होगा। फिर L2, चलो सारे लिख देता हूँ, L2 L1 L2 L2, चलो L2 L1 परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? तो L2 L1 भी मैंने लिख दिया, सही है। L2 L2 नहीं होगा क्योंकि कोई लाइन अपने ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। फिर L2 L3 होगा कि नहीं होगा? तो एक मिनट, एक्चुअली यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है, वो पहले ही लिख लिया था हम लोगों ने, ये है, ठीक है, L2 L3। उसके बाद में क्या आएगा? L1 L3 L1 L2 और L3 L3। तो L1 L3 परपेंडिकुलर होंगे क्या? नहीं होंगे, तो पैरेलल होंगे। L1 L2 परपेंडिकुलर होंगे? होंगे, ठीक है। L1 L2, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा लिख लेते हैं हम लोग। ये होगा L3 L1 L3 L2। अब देखो L3 L1 परपेंडिकुलर है? नहीं है। L3 L2 परपेंडिकुलर है? हाँ है। तो L3 L2 होगा, और L3 L3 कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, यानी केवल यही आंसर लिखे जाएंगे, सही है। अब देखो L1 L2 का उल्टा क्या होगा? L2 L1, तो वो भी मौजूद है। L2 L3 का उल्टा क्या होगा? वो भी मौजूद है, तो सिमेट्रिक हो गया। मतलब जो तुम्हारे आंसर में मौजूद है उसका रिवर्स वाला मौजूद होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक है। ऑनलाइन वालों समझ में आया ये? लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव तब होता है जब L1 L1 L2 L2 और L3 L3 भी इसके अंदर आते हैं। एनी डाउट?
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो मैंने तुम्हारी आसानी के लिए बताया था, वहाँ तो लिखा रहेगा कि L1 L2 L3 आर परपेंडिकुलर लाइंस, वो तो मैंने बताया। आज के लिए बच्चों इतना ही है। आखिरी एक टाइप का रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सर कोई एक अगर 0 वो 90 होगा ना